नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की नींव की, यानी स्कूली शिक्षा। हमारे पास यूडीसी प्लस 2024-25 की ताज़ा रिपोर्ट है। इसमें मुख्य बातें क्या नजर आती हैं? कई सकारात्मक संकेत हैं। जैसे कि सबसे बड़ी और शायद ऐतिहासिक बात यह है कि देश में शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। 1 करोड़? जी, अब हम 1,22,420 शिक्षकों की बात कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, ये तो हुई संख्या की बात, क्योंकि संख्या और गुणवत्ता ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी बहस भी है। फिलहाल ये रिपोर्ट संख्या पर केंद्रित है और इस मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अच्छा। हाँ, और अब ये 54.2% हो गई है। वाह, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि देश भर की लाखों लड़कियों के लिए क्लासरूम में अब एक रोल मॉडल है, कोई ऐसा जिसे देखकर वो आगे बढ़ने का सपना देख सकती हैं। बिल्कुल, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, छात्र शिक्षक अनुपात यानी प्यूपिल टीचर रेशियो, जिसमें जबरदस्त सुधार हुआ है। यह नई शिक्षा नीति के 30 छात्रों पर एक शिक्षक के सुझाव से कहीं बेहतर है। जैसे शुरुआती स्तर पर यह अब सिर्फ 10 छात्रों पर एक शिक्षक है। 10 पर 1 मतलब हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देने की गुंजाइश बढ़ गई है। जी और इन सब कोशिशों का नतीजा क्या जमीन पर दिख रहा है? क्या बच्चे अब स्कूल में टिक रहे हैं? हाँ, स्कूल छोड़ने की दर मतलब ड्रॉप आउट रेट्स, उसमें हर स्तर पर कमी आई है। और इसका एक बड़ा कारण स्कूलों का बेहतर होता बुनियादी ढांचा भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोचिए, देश के 93.6% स्कूलों में बिजली है, 64.7% में कंप्यूटर है और 63.5% में इंटरनेट। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एक मजबूत बुनियाद तैयार हो रही है। तो एक तरह से हम शिक्षा का एक शानदार हाईवे बना रहे हैं। स्कूल की इमारतें, बिजली, इंटरनेट, ज्यादा शिक्षक। लेकिन सवाल यह है कि इस हाईवे पर दौड़ने वाली गाड़ियों यानी हमारे छात्रों की असली रफ्तार कैसी है? क्या वो साक्षरता तक पहुंच पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से तस्वीर थोड़ी जटिल होनी शुरू होती है। देखिए, भारत की कुल साक्षरता दर अब लगभग 80.9% तक पहुंच गई है। 80.9%? हाँ, जो 1951 में सिर्फ 18.3% थी। ये एक असाधारण छलांग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस एक राष्ट्रीय औसत के पीछे कई अलग अलग कहानियां छिपी हैं। जैसे कि राज्यों के बीच का फासला। बिल्कुल, राज्यों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। आप 2026 के आंकड़ों को देखें तो मिजोरम 98.2% साक्षरता के साथ लगभग पूरी तरह साक्षर है। 98%? जी, जबकि आंध्र प्रदेश 72.6% के साथ सबसे पीछे है। बिहार जैसे राज्य भी संघर्ष कर रहे हैं। यह एक देश के भीतर शिक्षा की दो अलग अलग दुनियाओं जैसा है। उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रदर्शन अक्सर बेहतर रहा है। मिजोरम की इस सफलता के पीछे कोई खास वजह है? इसकी जड़ें इतिहास में हैं। मिजोरम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में ईसाई मिशनरियों ने बहुत पहले से शिक्षा पर जोर दिया। अच्छा। तो वहां शिक्षा एक सामाजिक आंदोलन और एक सांस्कृतिक प्राथमिकता बन गई। ये सिर्फ सरकारी नीति का नतीजा नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि शिक्षा में असली बदलाव के लिए सिर्फ सरकारी नीतियां काफी नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत पड़ती है? निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा सबक है और यही असमानता हमें स्त्री पुरुष के आंकड़ों में भी दिखती है। 2025 के अनुमान के मुताबिक पुरुषों की साक्षरता दर 84% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 70.3%। लगभग 14% का अंतर। हाँ, जो दिखाता है कि सामाजिक और आर्थिक बाधाएं लड़कियों को आज भी पीछे धकेल रही हैं। तो एक तरफ हमारे पास बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में ये गहरी खाइयां हैं। शायद इसी खाई को पाटने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई। यह पिछली नीतियों से अलग कैसे है? इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है। ये शिक्षा के पूरे ढांचे और उसकी कह सकते हैं आत्मा, उसको बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। आत्मा को बदलने की? हाँ, इसका लक्ष्य रट्टा मारने वाली शिक्षा को खत्म करके भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाना है। ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव क्या है जिसे कोई भी आसानी से समझ सके? सबसे बड़ा बदलाव है पुरानी 10+2 प्रणाली, वो अब खत्म। उसकी जगह आई है 5+3+3+4 संरचना। 5+3+3+4।
इसका मतलब है कि अब शिक्षा का दायरा 3 साल की उम्र से शुरू होकर 18 साल तक चलेगा। यानी अब प्ले स्कूल और आंगनवाड़ी भी औपचारिक शिक्षा का हिस्सा है। और ये आत्मा बदलने से आपका क्या मतलब था? मतलब सोच में बदलाव, पॉलिसी का पूरा जोर कैसे सोचना है सिखाने पर है, न कि क्या सोचना है पर। लक्ष्य है रटने की संस्कृति को खत्म करके आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना। इस नीति में विषयों के चुनाव में आजादी की बहुत बात होती है। हाँ, और ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। अब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जैसी धाराओं में कोई सख्त बंटवारा नहीं होगा। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं। मतलब कोई फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है? बिल्कुल, फिजिक्स के साथ म्यूजिक या केमिस्ट्री के साथ इतिहास। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमारे स्कूल और शिक्षक इसके लिए तैयार हैं? जमीन पर इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा? ये इस नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए शिक्षकों की बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और मानसिकता में बदलाव की जरूरत होगी, जो रातों रात नहीं हो सकता। इसी तरह का एक और महत्वाकांक्षी विचार है व्यावसायिक शिक्षा का। हाँ, बैगलेस डेज की बात काफी हुई है। बिल्कुल, अब कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक कौशल सिखाने की शुरुआत होगी। इसके लिए 10 दिन के बैगलेस पीरियड का प्रावधान है। इसमें क्या होगा? इसमें बच्चे किसी स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई, बिजली मिस्त्री या कुम्हार के साथ काम करके असली हुनर सीखेंगे। मकसद है किताबी ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ना। और मातृभाषा में शिक्षा पर भी बहुत जोर है। जी, नीति कहती है कि कक्षा 5 तक और जहां तक संभव हो कक्षा 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में सबसे तेजी से सीखते हैं। एनईपी का खाका तो बहुत महत्वाकांक्षी है, पर मेरी चिंता ये है कि जब ये बच्चे इस नई व्यवस्था से निकलेंगे तो क्या कॉलेज और नौकरियां उनके लिए तैयार हैं? क्या उच्च शिक्षा भी इसी रफ्तार से बदल रही है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सरकार का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GERE को 28.4% से बढ़ाकर 50% करना है। 50%? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। मतलब आज जितने युवा कॉलेज जाते हैं उसे लगभग 2 गुना। जी, और इसी दिशा में विस्तार भी हो रहा है। 2014-15 से अब तक IITs की संख्या 16 से 23 और IIMs की संख्या 13 से 21 हो गई है। इसी सिलसिले में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भी बातें हो रही हैं। एक तरफ हम IITs को बाहर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ विदेशी यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही हैं। इससे आम छात्रों को क्या फायदा होगा, या ये सिर्फ कुछ अमीर छात्रों के लिए एक नया विकल्प बनकर रह जाएगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नामी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलते हैं तो इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी पर भी स्तर सुधारने का दबाव बनता है। और हमारे IITs का बाहर जाना? जब हमारे IITs के कैंपस ज़ांज़ीबार और अबू धाबी में खुलते हैं तो ये भारतीय शिक्षा की ब्रांड वैल्यू को वैश्विक मंच पर स्थापित करता है। तो लंबे समय में ये पूरे सिस्टम के स्तर को ऊपर उठाएगा। ठीक है, तो हमने ज़्यादा छात्रों को कॉलेज पहुंचा दिया, उन्हें अच्छी डिग्री भी दे दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही रहता है, क्या डिग्री का मतलब नौकरी है? इसको इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 क्या कहती है? ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे चिंताजनक हिस्सा है। रिपोर्ट में कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे देश में युवाओं की रोजगार योग्यता मतलब एम्प्लॉयबिलिटी बढ़कर 56.35% हो गई है। 56%? मतलब आधे से ज्यादा स्नातक नौकरी के लिए तैयार हैं। और महिलाओं के बारे में? एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। पहली बार महिलाओं की रोजगार योग्यता 54% हो गई है, जो पुरुषों की 51.5% से ज्यादा है। वाह, ये तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अगर लड़कियों को मौके मिलें तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। लेकिन रिपोर्ट की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है कौशल का बेमेल होना या स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच? और इसका आंकड़ा होश उड़ाने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का 88% कार्यबल कम कुशलता वाले व्यवसायों में लगा है। 88%? एक मिनट, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि हमारे पास इंजीनियर हैं जो शायद डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, या MBA ग्रेजुएट हैं जो ऐसी सेल्स जॉब में हैं जिसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं थी। ये हमारी मानव पूंजी की भारी बर्बादी है।
ये बात तो मैं अपने आसपास भी देखता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन आज वो डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग में काम कर रहे हैं। उनकी डिग्री का उनके काम से कोई लेना देना नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमारी शिक्षा प्रणाली और उद्योग की ज़रूरतों के बीच एक बहुत बड़े अंतर को उजागर करता है। हमारे स्नातक डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन शायद वो कौशल नहीं सीख पा रहे हैं जिनकी बाजार को ज़रूरत है। अच्छा, तो हमने इतनी सारी बातें की, अगर इसे समेटना हो तो 4-5 मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं? बिल्कुल, हम इसे 4 मुख्य बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला, पहुंच में ज़बरदस्त प्रगति। हमने ज़्यादा बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने में, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने में और बुनियादी ढांचा खड़ा करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ठीक है। और दूसरा बिंदु? दूसरा है गहरी होती खाई। साक्षरता और शिक्षा की गुणवत्ता में राज्यों के बीच और स्त्री पुरुष के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसे पाटना जरूरी है। और नई शिक्षा नीति, वो हमारा तीसरा और सबसे उम्मीद भरा बिंदु है। महत्वाकांक्षी सुधार का नक्शा। NEP 2020 एक दूरगामी योजना है जो रटने वाली शिक्षा से हटकर कौशल और समझ पर केंद्रित है। और आखिर में सबसे बड़ी चुनौती, चौथा और सबसे बड़ी चुनौती, रोजगार का सवाल। डिग्री और नौकरी के बीच का स्किल मिसमैच हमारी सबसे बड़ी बाधा है। सिर्फ डिग्री पाना काफी नहीं है, बल्कि सही कौशल हासिल करना सबसे जरूरी है। अंत में एक बात सोचने वाली है। जैसा कि हमने चर्चा की, भारत शिक्षा का एक विशाल हाईवे बना रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों यानी हमारे छात्रों को भविष्य के लिए सही इंजन यानी कौशल और नेविगेशन सिस्टम यानी आलोचनात्मक सोच से लैस किया जा रहा है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो AI और ऑटोमेशन से चलने वाली है। नई नीति ने नक्शा तो दे दिया है, लेकिन जमीन पर असली सफर अभी शुरू हुआ है।